हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने क्लास गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास को 3 भागों में सबसे पहले बांटा जाता है। सबसे पहले जो भाग आता है प्राचीन इतिहास आता है, उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आता है आधुनिक काल। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, प्राचीन इतिहास में बहुत से लोगों का कहना होता है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपके रेलवेज हो जाएं या पीसीएस के एग्ज़ाम वगैरह में हो जाए, या बीपीएससी की बात कर लें या दरोगा की बात कर लें, एसआई की बात कर लें, सभी में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। और आपको जब ये कंप्लीट कराने के बाद आपको क्वेश्चन भी हम बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में या हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को भी पढ़ने के लिए 3 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसका जो भाग आता है वो आता है आपका प्राक ऐतिहासिक काल आता है। प्राक ऐतिहासिक काल आता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है इसमें आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल आ गया। ठीक है, तीसरा आपका इसमें आता है फ्रेंड ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये आ गए तीनों, इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब इनको भी 3 भागों को में जो करना है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करना है, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या होता है, देखिए प्राक ऐतिहासिक काल में वह स्रोत जो हमको मिले हैं, जिससे हमको इतिहास के बारे में चीज़ पता लगती है, उसको हम प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जिसमें लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो लिखा हुआ जो भी आपका है, इसमें क्या है, लिखे हुए आपको जो भी लिखी चीज़ें नहीं है। इसमें आपको कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कोई भी लिखा हुआ प्रूफ या साक्ष्य नहीं मिलता है, आपको साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसमें उदाहरण के लिए आपको इसमें जो मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, मुहरें मिलेंगी, अभिलेख मिलेगा, अभिलेख, सिक्के, मुहरें, ये सभी आपको जो चीज़ें हैं, इससे पता लगेगा कि हाँ भी इस टाइम पहले जो अभिलेख हुआ करते थे, या सिक्के हो गए या आपके मुहरे हो गए, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल में आते हैं। जिसमें से आपको सिक्कों से पहचान के, मुहर से पहचान करके कर सकते हैं कि उस वक्त में ये मानव रहते थे, तो उनकी गतिविधियाँ ये हुआ करती थी। तो आप हथियार वगैरह भी इसमें मिला करते थे, तो आप इसे भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लिखे हुए तो मिलते हैं, लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, परंतु इन्हें पढ़ा नहीं, साक्ष्य मिलते हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, लिखे हुए साक्ष्य मिलते लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें पढ़ा नहीं जा सकता, लिखे लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें उदाहरण के लिए क्या हो सकता है, तो जैसे कि इस वक्त के टाइम में आप बात कर सकते हैं। तो इसमें जो था, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता की ले सकते हैं। इसमें जो भाषाएं थी, जब पता है प्राकृत भाषाएं हो गई, पाली भाषा वगैरह में ये शिलालेख वगैरह या कुछ भी चीज़ें हमको जो भी लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, इस काल में मिलते हैं। बट इसका देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें आप मतलब सिक्के, मोहरे और हथियार वगैरह से अनुमान लगा सकते हैं उसके बारे में। इसके बारे में क्या था कि इसमें आपको लिखे हुए साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन इसमें पढ़ा नहीं जा सकता। तो जैसे कि ये किस टाइम की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के जो बात कर लें हम, तो ये हो सकता है हड़प्पा सभ्यता जो हमारा हो गया, तो इस टाइम के वक्त की बात है। उसमें लिखे हुए साक्ष्य थे लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया साफ साफ। ठीक है, ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें आपको सिक्के, मुहरे, सभी चीज़ें हैं। इसमें लिखे हुए साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, और उसे पढ़ा भी गया है। लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं और पढ़ा भी गया है, और पढ़ा भी जा सकता है। जैसे जा सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए फ्रेंड, इसमें जो था हमारा वैदिक काल के बारे में एग्जाम्पल ले सकते हैं। वैदिक काल में जो वेद लिखे गए थे,
तो ये हमारा वैदिक काल इसमें आ सकता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे क्या आते हैं, पाषाण काल आते हैं। इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल के लिए आपका पाषाण काल आता है। क्या आता है, पाषाण काल, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब आप स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आप देखिए, अब हमने इतिहास के 3 भागों में बात दी है, जिसमें प्राक ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, 3 चीज़ें में हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, प्राक ऐतिहासिक कालें पढ़ना है। तो प्राक ऐतिहासिक काल में जो आते हैं पाषाण काल आते हैं, उसको भी आगे 3-4 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहीं पर लिख लेता हूँ मैं, ये आपको रहने देता हूँ, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो प्राक ऐतिहासिक को भी, प्राक ऐतिहासिक को भी आपको आगे 4 भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक जैसे इसको हम पाषाण काल से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम पाषाण काल ही बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है, ठीक है। तो पाषाण काल भी इसको बोलता है। इसके पाषाण काल को आगे 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है इसका, यहाँ पर लिखता हूँ, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल आता है। उसके बाद आता है फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, फोर्थ आपका आता है ताम्र पाषाण काल। ये सभी जो है आपके प्राक ऐतिहासिक के जो है मिले थे साक्ष्य, उसमें से हमने पाषाण काल, इसको हम पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल को भी हमने आगे 4 भागों में बांट दिया है। एक है पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा आपका ताम्र पाषाण, और सॉरी तीसरा आपका नव पाषाण और चौथा आपका ताम्र पाषाण, ठीक है। तो ये आपको जो है, इनको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेलेओलिथिक बोलेंगे, इसको मेसोलिथिक बोलते हैं, इसको न्यूलिथिक बोलते हैं, इसको चालकोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं इसके बाद पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में और ताम्र पाषाण काल में हमें क्या क्या ऐसे साक्ष्य मिले थे। तो फ्रेंड जैसे कि हमने पढ़ लिया है ऐतिहासिक काल को किसी 3 भागों में हमने बांटा था, ठीक है। तो फ्रेंड हमने जैसे पढ़ा है अभी कि हमने इतिहास को कैसे 3 भागों में बांटा था, तो उसी 3 भागों में से एक भाग हमारा, जैसे हालांकि 4 भाग थे, तो चौथा भाग जो था ताम्र पाषाण काल था, तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन मेनली जो हमारा होता है 3 होता है, ठीक है। तो उसमें से हम तीनों में से एक पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा पाषाण काल के जैसे कभी बहुत से आप देखे होंगे कि क्वेश्चन आजकल ऐसे भी आने लगे हैं कि काफ़ी डीपली जाकर क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। जो क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी डीपली, यानी अंदर से पूछता है एग्जामिनर। तो उसी के लिए मैंने ये क्या सोचा कि जो पूरा पाषाण काल के भी आगे से 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में हमने इसको बांट लिया है और उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पूरा पाषाण का जो पहला भाग हमारा आता है वो हमारा क्या आता है, नीमन पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो नीमन पूरा पाषाण में क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें जो आपका है अग्नि का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, अग्नि का आविष्कार हुआ। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जो उस वक्त की बात है जब नीमन पाषाण काल में जो मानव था, तो मानव शिकारी था। तो इसमें शिकारी कह सकते हैं, यानी समूह बनाकर वो शिकार करता था और अपना भोजन को इकट्ठा करता था या संग्रह करता था, आप कह सकते हैं। तो उस टाइम शिकार करने के लिए आपको चाहिए, उनके पास कुछ हथियार भी होने चाहिए। तो उनको मुख्य जो औजार हुआ करते थे वह कुल्हाड़ी हुआ करता था और हस्त कुठार, इसको हम हैंड एक्स बोलते हैं, हस्त कुठार हुआ करता था, विदारणी, खंडक होता थे, ठीक है। ये 4 आपके मुख्य औजार हुआ करते थे उस टाइम। तो इन हथियारों की खोज जो है सबसे पहली बार जो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, ठीक है। तो इन सभी जो ये औजार थे जो कि पूरा पाषाण काल में, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको जैसे छोटे मोटे एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप NTPC की बात कर लें या ग्रुप डी टाइप के एग्ज़ाम की बात कर लें या आप क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम की बात करें जिसमें GK वगैरह आता है, CHSL की बात करें,
तो उसमें आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए कि कुल्हाड़ी का जो उपयोग हुआ करता था इस किस काल में हुआ करता था, तो आप सीधे से बोलेंगे कि आपका पाषाण काल की बात हो रही है। तो इसमें पाषाण काल में भी आप किसा पूरा पाषाण काल बोलेंगे, पूरा पाषाण काल में हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होंगे, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और आपका ये वाला काल। ठीक है, तो आपको इजीली बताएंगे। लेकिन आप जैसे उससे बड़े हाई रैंक वाले एग्ज़ाम देते हैं, जैसे बीपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें, उसमें पूछेगा कि बताइए कि जो आपका ये अग्नि का आविष्कार हुआ था ये किस काल में हुआ था, तो आपके सामने ये निम्न पूरा पाषाण काल दे देगा, मध्य पूरा पाषाण दे देगा और उच्च पूरा पाषाण काल दे देगा। तो उस टाइम आपको कन्फ्यूजन होगा और साथ में आपको देगा मध्य पाषाण काल। देखिए आपको पता है कि कन्फ्यूजन होगा कि एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए ये मैंने बता दिया कि निम्न पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था, और लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ था, यानी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होने लग गया था, यानी बहुत सारा हर एक काम में अग्नि का प्रयोग किया जाने लगा। ये क्या फ्रेंड क्या था कि इस टाइम जो आदि मानव जो लोग मानव थे उस टाइम तो जंगलों में निवास करते थे, आपको पता है। तो जंगल में निवास करने की वजह से उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, सामने से कभी जंगली जानवर वगैरह का हमला करते थे। लेकिन जैसे जब अग्नि की खोज हो गई तो अग्नि को रात को भी आग वगैरह जलाकर भी अपनी रक्षा के लिए भी इसका उपयोग करते थे, क्योंकि रोशनी में जानवर जाया करते थे, नहीं आया करते थे, इसलिए इसका उपयोग वो व्यापक रूप से खाना बनाने में कहें या आपकी सुरक्षा के लिए भी या लाइट के लिए भी, प्रकाश के लिए भी कह सकते हैं, इसका उपयोग करने लगे थे। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण हुआ। तो फ्रेंड मध्य पूरा पाषाण काल की अब बात करते हैं। इसकी जो संस्कृति को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जा सकता है। इसको हम इंग्लिश में बात करें तो फ्लैग कल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको बता दिया गया है अग्नि का प्रयोग जो हुआ करता था वो व्यापक पैमाने पर यानी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था। इसके जो स्थल थे वो आपका मिर्ज़ापुर, कहाँ मिला था, मिर्ज़ापुर में, और नेवास महाराष्ट्र में और उड़ीसा में मिला था। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर आपको पता है कि कालीन भैया का शहर जो हमारा है मिर्ज़ापुर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और नेवासा जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा का शहर नहीं, उड़ीसा ही है, स्टेट है। उसी प्रकार निम्न पूरा पाषाण की बात करें तो इसके जो स्थल थे वो कश्मीर में मिले थे, और थार जो कि राजस्थान में एक शहर है, थार में मिले थे, और बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में ही एक जगह है वहाँ मिला। और भीमबेटका जो आपका है ये आपका मध्य प्रदेश में मिलता है, MP यहाँ लिखता हूँ, मध्य प्रदेश में मिला है भीमबेटका। और एक सोहन नदी घाटी जो है ये पंजाब में मिलता है, जो वर्तमान पंजाब है पाकिस्तान का, वहाँ पर पाकिस्तान वाला पंजाब, यानी भारत का नहीं, भारत में भी पंजाब है और एक पाकिस्तान में भी है। तो सोहन नदी घाटी जो है आपका, यहाँ पर भी इसके कुछ साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरा हमारा था उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में क्या होता है, आधुनिक मानव का उदय हुआ इसमें, यानी कहते हैं जो मानव था काफ़ी कुछ सीख चुका था, तो इस टाइम को हम बोलते हैं आधुनिक मानव का उदय हुआ। ठीक है, सबसे यहाँ पर बात करें, एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग की चर्चा होती है, आपने फेस भी किया हुआ, एग्जाम अगर देते रहे होंगे तो, कि चित्रकार के बारे में। सबसे पहले जो चित्रकार की जो खोज हुई थी वो उच्च पूरा पाषाण काल में ही हुई थी, भीमबेटका से वो चित्र यानी जो थी मिला था। ठीक है, इसमें भी जो औजार हुआ करते थे वो फलक हुआ करते थे, जिसको हम ब्लेड्स बोलते हैं, और तक्षणी जिसको हम ब्यूरिन्स बोलते हैं। ये सभी शल्क वगैरह का भी उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसके स्थल घाटी थे वो बेलन घाटी, और एक बीजापुर इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। बेलन घाटी जो आपको पता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर में है, और बीजापुर इनाम गाँव में, बीजापुर जो है इनाम गांव है महाराष्ट्र में, इसके साक्ष्य मिले थे। तो आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आपके सामने डाटा भी दे दिया गया है। अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो हम 5 लाख ईस्वी से लेके कह सकते हैं कि 5 लाख ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेकर आपका 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब पूरा पाषाण काल के बाद हम अब बारे में पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल।
ठीक है। तो मध्यपाषाण काल का जो समय काल आपका 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चलता है। देखिए इतिहास में जो ये आपका जो डेटें होती हैं जो ये ज़्यादा मायने नहीं रखती है और ना ही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अनुमान आप लगा सकते हैं कि इस समय काल के दौरान ये सब हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसके देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, इस मध्यपाषाण काल में जो मानव था वो पशुपालन किया करता था, यानी पशु को पाला करता था। इसके साक्ष्य मिलते हैं। और ये यहाँ पर जो मानव जो था पूरा मध्यपाषाण काल में, उसने शिकार करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए जो हथियार का उपयोग करता था वो अब छोटे हथियारों का उपयोग करने लग गया था। क्या था कि पूरा पाषाण काल में जब मानव के पास कोई तकनीक नहीं होने की वजह से वो बड़े बड़े हथियार को यूज़ किया करता था, जिसमें से आप बड़े पत्थर ले सकते हैं, चट्टान का ले सकते हैं, या आपको कह सकते हैं पत्थर वगैरह या हड्डी वगैरह जो होती है हड्डी में बांध के उपयोग किया करता था। लेकिन इसमें मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि अब इसके पास आधुनिक मानव बन गया था, तो उसको हथियार बनाने आ गया, तो पत्थर के नुकीले भाग को लेकर वो कुल्हाड़ी वगैरह या छोटे छोटे हथियार बनाने का उपयोग करने लग गया था। तो इसको हम सूक्ष्म हथियार उपयोग कह सकते हैं कि यहाँ पर गलत होगा, उपयोग होगा। सूक्ष्म हथियारों का उपयोग किया करता था, जिसको हम इसलिए इस वजह से हम मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथिक भी बोल सकते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है। ठीक है, तो माइक्रोलिथिक एज भी कह सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म हथियार का उपयोग करने लगा था। इसके जो मध्यपाषाण काल में जो मानव के द्वारा जो प्रमुख कार्य किया जाता था उसको हम बोलते हैं अंत्योष्टि। अंत्योष्टि किया करता था। अंत्योष्टि क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि जब मानव जब आदि मानव हुआ करता था, उसको जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता था, तो उस टाइम वो जब उसके अगर कोई मानव मर जाता था तो उसको ऐसे ही लाश वगैरह इधर उधर फेंक दिया करते थे, कोई उसका संस्कार वगैरह नहीं करते थे। लेकिन मध्यपाषाण काल में मानव अब अंत्येष्टि करने लग गया, जिसको हम कह सकते हैं अंतिम संस्कार। तो मध्यपाषाण काल में जो मानव था वो अंतिम संस्कार करने लग गया, जिसे हम तकनीकी भाषा में हम अंत्योष्टि कहेंगे। तो एग्जाम में आपको ये वर्ड ना देकर अंत्योष्टि पूछेगा, अंत्योष्टि क्या है या अंत्योष्टि का मानव कब से करने लग गया था, ये पूछा जा सकता है आपसे। और इसके जो स्थल थे वो आपका आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, बागोर जो आपका राजस्थान में है, और लंगना जो गुजरात में, और सराय प्रतापगढ़ जो कि यूपी का एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश का ज़िला है, और एक आपका पायसरा जो बिहार में इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ये मध्यपाषाण काल के आप इसको देखिए फ्रेंड, जो अभी पॉइंट्स लिखे हैं एक दो, ये तो इंपॉर्टेंट बनते ही हैं, साथ में आपको इस स्थल के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाते हैं आपके पीसीएस के एग्जाम के लेकर। तो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश हो गया, और बागोर आपका राजस्थान हो गया, और लंगना गुजरात हो गया, सराय जो आपका प्रतापगढ़, और पायसरा आपका बिहार में पड़ता है। चलिए अब देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव जो है इसका भी एज देखिए जो 9000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 2500 ईसा पूर्व तक जाता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ भी 9000 ईसा पूर्व। देखिए मैंने अभी बोला कि इसमें इतिहास में जो आपके जो टाइम पीरियड होता है ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये एक साथ दोनों चीज़ें का संभव हो सकता है। जैसे कि आप बात करें सेम वक्त की बात करते हैं, अगर हम लोग अभी जैसे भारत में रहते हैं और कुछ इंसान जो है व्यक्ति जो अमेरिका यूएसए में रहता है, तो वहाँ पर थोड़ी डेवलपमेंट अगर ज़्यादा है तो हम लोग से थोड़े कुछ कदम आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो उसी प्रकार जो है साथ में दोनों ही चला करते थे। जो आगे बढ़ता गया, जो एक समूह आगे बढ़ गया तो उस समूह को हम आगे में काउंट कर लेते हैं, एक आधुनिक मान लेते हैं। जैसे इस प्रकार नवपाषाण काल को हम कह सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व तक चला था। इसमें क्या हुआ था, नवपाषाण काल में सबसे प्रमुख कार्य जो हुआ था वो खेती प्रारंभ। मानव इस वक्त खेती करना सीख गया था और वो अच्छे से खेती करने लग गया था। इसको हम बोल सकते हैं जो 7000 ईसा पूर्व में इसका जो साक्ष्य मिला था हमको, पहली बार खेती का प्रारंभ जो था वो 7000 ईसा पूर्व हुआ था, जो पाकिस्तान की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। पाकिस्तान में दो प्रकार की दो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, सुलेमान और किरथर। तो सुलेमान और किरथर के बीच में जो जगह था, जो स्थान था, मैदान था, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो सबसे पहले खेती की गई थी वो खेती थी आपकी जौ और गेहूं की खेती की गई थी। आपसे पूछ सकता है कि जौ और खेती, सबसे पहले ऐसे पूछ सकता है कि सबसे पहले खेती किस फसल की गई थी, तो आपको जौ ऑप्शन में हो सकता है। जौ आपको टिक मारा, जौ ना हुआ तो गेहूं कर सकते हैं, लेकिन दोनों हो तो आपको जौ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जौ का सबसे पहले खेती की गई थी, उसके बाद गेहूं का हुआ था। तो जौ और गेहूं का सबसे पहले खेती की गई थी, आप कह सकते हैं कब, नवपाषाण काल में।
और इसके और बता रहे हैं चावल की जो खेती का साक्ष्य मिला था हमको कोल्डिवा से मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे से कि कोल्डिवा जो जगह है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोल्डिवा में चावल की खेती का साक्ष्य मिलता है। सबसे प्रथम बार चावल की खेती कहाँ की थी? कोल्डिवा उत्तर प्रदेश के में की गई थी। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। और एक जगह है गुफकराल जो एक जगह है कश्मीर में पड़ता है, जहाँ के लोग खेती और पशुपालन दोनों साथ में किया करते थे। गुफकराल इसे पूछा जा सकता है कि खेती और पशुपालन दोनों साथ में किस जगह पर, न पहचान के किस जगह में किया जाता था, तो आपको लिख सकते हैं कश्मीर आ गया, नहीं तो गुफकराल आ जाएगा। तो याद आपको ये रखना है। कोल्डिवा में चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और प्रमुख स्थल जो कौन कौन से? मेहरगढ़, बुरजहोम, कोल्डिवा, चिरांद होगा या चिरांद लिखा, चिरांद होगा, और ये सुनार। ठीक है, तो बुरजहोम से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बुरजहोम में ये बात याद रख सकते हैं आप। बुरजहोम में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो वहाँ बुरजहोम क्या होता है? सबसे पहले बुरजहोम समझिए क्या होता है। बुरजहोम में एक तरह का गर्त होता है, जैसे कि ज़मीन में गड्ढा खोद कर एक गुफा टाइप का एक कमरा या रूम वैसे घर बनाया जाता है कि ज़मीन में गड्ढा खोद कर या गुफा टाइप का घर बनाया जाता है, समझ रहने लायक। तो उसको हम बोलते हैं बुरजहोम। तो वो क्या होता था कि वहाँ पर बुरजहोम में इंसान को अगर मर जाता था तो उसके साथ उसके कुत्तों को भी साथ में दफनाया जाता था। तो ये तो आपको इम्पोर्टेंट थे, नवपाषाण से रिलेटेड हो गया और मध्य पाषाण से रिलेटेड हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट्स, जितने मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं सभी इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से। और स्थल के बारे में भी अगर आप हाई रैंक के एग्जाम देते हैं जैसे पीसीएस वगैरह का, तो उसमें स्थल बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। चिरांद को लेकर कई बार पूछा है। चिरांद एक बिहार में जगह है, छपरा जिला में पड़ता है, सारण में, वहाँ जगह है, वहाँ पड़ता है चिरांद। चिरांद में क्या है? चिरांद में यहाँ पर हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले थे। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं अलग अलग, जैसे आपको गुफकराल हो गया, कोल्डिवा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गुफकराल कश्मीर में पड़ता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।